वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। मनोविज्ञान की एक वापस महत्वपूर्ण कक्षा में आपका स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके दिमाग से संबंधित ही है। आपका दिमाग किस प्रकार से काम करता है, किस क्रिया से काम करता है। तो आज का टॉपिक है चिंतन। आज के टॉपिक में हम चिंतन का अर्थ पढ़ेंगे, चिंतन की परिभाषाएं पढ़ेंगे, चिंतन की विशेषताएं, चिंतन के प्रकार, चिंतन के साधन और चिंतन के सोपान। कहीं न कहीं ये पूरा टॉपिक है वह आपके बुद्धि से भी संबंधित है, ऐसा मान सकते हैं। और चिंतन के प्रश्न आ सकते हैं, बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच की कड़ी है, तो पूछा जा सकता है चिंतन के बारे में। अब सबसे पहले चर्चा करेंगे चिंतन क्या है। ठीक है, चिंतन क्या है? तो जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है, आपके सामने जब भी कोई समस्या हो, आपके सामने जब भी कोई उद्दीपक हो, या आपके सामने कोई भी आवश्यकता हो, उत्पन्न हो जाए, ये तीनों ही चीज़ें, यानी कि समस्या, उद्दीपक या आवश्यकता, लेकिन अधिकतर शब्द का प्रयोग किया जाता है समस्या। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के आने पर व्यक्ति है वह एक मानसिक क्रिया करता है, मानसिक क्रिया करता है, और इसी को कह सकते हैं मानसिक प्रक्रिया करता है। और इस मानसिक क्रिया द्वारा इस समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। अर्थात यही मानसिक प्रक्रिया है या मानसिक क्रिया है जिसमें आप समस्या का समाधान ढूंढते हैं, वह क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। तो चिंतन क्या है, एक मानसिक क्रिया है। कब उत्पन्न होता है, समस्या के कारण। अर्थात चिंतन के लिए समस्या, उद्दीपक या आवश्यकता का होना जरूरी है। अब चिंतन है वह किस प्रकार का चर है, तो यहाँ आपको समझने वाली बात है कि यह समस्या और समाधान के बीच की कड़ी है। देखिए चिंतन के बारे में कितनी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। चिंतन है वह कोई अपने आप में स्वतंत्र चर नहीं है, यह समस्या और समाधान को जोड़ने का काम करता है। अर्थात चिंतन का प्रारंभ है वह किससे होता है, समस्या से, और चिंतन का अंत है वह किससे होता है, समस्या समाधान से। तो चिंतन एक प्रकार की मध्यस्थ क्रिया है। अगला पॉइंट, ठीक है, चिंतन एक प्रकार की मध्यस्थ क्रिया है। किसके बीच की क्रिया है, तो समस्या और समाधान के बीच की, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच की, और आवश्यकता पूर्ति के बीच की। तीनों पॉइंट याद रखने हैं। किसके किसके बीच की मध्यस्थ क्रिया है, तो अगर समस्या आ जाए तो समस्या के साथ समाधान के बीच की मध्यस्थ क्रिया है। अगर उद्दीपक आ जाए तो उद्दीपक और उससे की जाने वाली अनुक्रिया के बीच की मध्यस्थ क्रिया है। और एक आवश्यकता है तो आवश्यकता पूर्ति के लिए भी आप मानसिक क्रिया करेंगे, तो आवश्यकता और उसकी पूर्ति के बीच की एक मानसिक क्रिया है। तो मध्यस्थ चर है, मध्यस्थ क्रिया है। अब अगला पॉइंट, चिंतन आपके कौन से पक्ष से संबंध होता है, तो चिंतन का संबंध है वह हमेशा ज्ञानात्मक। चिंतन किस प्रकार का पक्ष है, या तो ज्ञानात्मक कह सकते हैं, और इसी ज्ञानात्मक को हम क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक कहेंगे। संज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन किस प्रकार का पहलू है, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक। अब कोई भी ज्ञानात्मक आता है तो ज्ञान के भी तीन पहलू होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। एक तो ज्ञान किस पर आधारित होता है, तथ्यों पर, अर्थात तथ्यात्मक। अगर तथ्य नहीं हो तो ज्ञान है वो क्या कहलाती है, बिना तथ्यों का ज्ञान है वह क्या कहलाती है, सूचना कहलाती है। सूचना आपका ज्ञान नहीं हो सकती। तो ज्ञानात्मक में किस प्रकार के ज्ञान होते हैं, तथ्यात्मक होना चाहिए, प्रत्यात्मक होना चाहिए, प्रत्यात्मक, और प्रत्यात्मक के साथ हैं कल्पनात्मक, कल्पनात्मक। तो ज्ञानात्मक पक्ष के कितने पहलू होते हैं, तीन पहलू होते हैं। तो अब समझना, चिंतन एक मानसिक क्रिया या मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन एक मध्यस्थ क्रिया है, और चिंतन के साथ साथ अपन कह सकते हैं चिंतन दिखाई नहीं देता है। इसलिए अब पूरा हो गया। चिंतन क्या है, तो चिंतन है वह अव्यक्त, जो दिखाई नहीं देता,
या फिर कह सकते हैं चिंतन अमूर्त। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। चिंतन अव्यक्त या चिंतन अमूर्त मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, चिंतन अव्यक्त या अमूर्त मानसिक प्रक्रिया है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। वापस प्रश्न पूछा जा सकता है चिंतन क्या है, तो मानसिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, गत्यात्मक क्रिया है, लेकिन एक ऑप्शन पीछे छुपा के दे दे अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया, तो आपका उत्तर राइट क्या होना चाहिए? अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है चिंतन। तो ये चिंतन की विशेष बातों की अपन ने चर्चा कर ली। अब चिंतन के बारे में अगर कोई परिभाषा बनाना चाहें तो चिंतन किस प्रकार की योग्यता है? यह मानसिक क्रिया भी है और साथ साथ में यह एक व्यक्ति की मानसिक योग्यता है। अर्थात यह चिंतन है वह व्यक्ति की मानसिक योग्यता पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया उसकी मानसिक योग्यता पर निर्भर करती है। चिंतन समस्या से प्रारंभ होता है और समस्या समाधान तक चलता रहता है। अब चिंतन की क्या क्या विशेषताएं होती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी आपको याद रखना है, चिंतन की विशेषताएं। और चिंतन की अधिकतर विशेषताएं बताई थी, वह एक मनोवैज्ञानिक था, उसका नाम था विटेकर। विटेकर के अनुसार चिंतन की कितनी विशेषता होती है? विटेकर है वह साइंस में भी आता है, पंच जगत अवधारणा जिसने दी थी साइंस में, लेकिन हम विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, अपन मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। तो विटेकर के अनुसार चिंतन क्या है उसको समझना है। चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार कहा है। पहला पॉइंट, चिंतन क्या है? तो आपके सामने कोई समस्या आई तो समस्या का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। तो चिंतन समस्या समाधान व्यवहार है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इससे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह निकलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है समस्या समाधान। विटेकर ने कहा कि समस्या समाधान का व्यवहार ही चिंतन है और इसके अनुसार इस समस्या व्यवहार समाधान व्यवहार में प्रयत्न एवं भूल दोनों सम्मिलित होते हैं। मतलब एक व्यक्ति है वह समस्या समाधान में प्रयत्न एवं भूल का प्रयोग करता है। थॉर्नडाइक का ये नियम है, आपको याद रखना है। अब विटेकर ने ही कहा था कि सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। जितने भी चिंतन होते हैं वह लक्ष्य निर्देशित होते हैं। अर्थात चिंतन का कोई न कोई लक्ष्य होता है, लक्ष्य निर्देशित होते हैं। अर्थात एक बात और जोड़ दें, लक्ष्य का निर्धारण किसके द्वारा होता है? अभिप्रेरणा का। अर्थात अभिप्रेरणा का चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। चिंतन हमेशा लक्ष्य निर्देशित होते हैं और चिंतन में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह कंसेप्ट भी विटेकर ने ही दिया था। तो ये दो लाइनें कही थी वह विटेकर की थी। विटेकर ने चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार कहा और विटेकर ने कहा कि चिंतन है वह लक्ष्य निर्देशित होता है और इसमें अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह परिभाषा भी है, ये ध्यान रखें। और इसके बाद आता है हम्फ्री। यह भी आपने विज्ञान में इसका नाम सुना होगा, हम्फ्री, लेकिन ये विज्ञान वाला हम्फ्री नहीं है। हम्फ्री के अनुसार चिंतन की क्या क्या विशेषताएं होती है? विटेकर की विशेषताएं पढ़ ली। अब हम्फ्री ने बताया था चिंतन एक मानसिक खोज है। चिंतन एक मानसिक खोज है। मानसिक खोज है, यह गत्यात्मक खोज नहीं है। मतलब चिंतन है वह हमेशा मानसिक होता है, गत्यात्मक कभी नहीं होता। तो चिंतन एक मानसिक खोज है, गत्यात्मक खोज नहीं। इसका मतलब मान लीजिए कि आप बाइक की चाबी है, इस चाबी को आपने कहीं रख दिया, अब आप इधर उधर दौड़ रहे हैं इस चाबी को खोजने के लिए, सोच कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ दौड़ रहे हैं, तो ये गत्यात्मक प्रक्रिया हुई। और ये गत्यात्मक प्रक्रिया से आपको कभी चाबी नहीं मिलेगी। आप थोड़ी देर बैठेंगे, आप मानसिक खोज करते हैं, यानी कि दिमाग में थोड़ा सा सोचते हैं। सोचते समय ये एक इम्पोर्टेंट है कि जब मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है तब गत्यात्मक व्यवहार बंद हो जाते हैं। चिंतन के समय गत्यात्मक व्यवहार है वह बंद हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। जब दिमाग काम करता है
तब शरीर की गति पर प्रभाव पड़ता है। तो चिंतन एक मानसिक खोज है, एक गत्यात्मक खोज नहीं है, ये ध्यान रखें। और इसने कहा था चिंतन है वह हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले तो आप बहुत बड़ा बड़ा सोचेंगे, फिर भी हल नहीं मिला तो आप फिर उस समस्या का बारीकी से अध्ययन करेंगे। मतलब आप ऊपरी पहलू देखते हैं तब स्थूल पक्ष होता है, लेकिन आप जटिल पक्षों को भी देखने लगते हैं तब ये सूक्ष्म हो जाता है। चिंतन में समस्या समाधान के विभिन्न पहलू का एक साथ संयोजन होता है। मान लीजिए यह एक समस्या आ गई, इस समस्या के आपने इतने पहलुओं पर विचार किया कि इन तरीकों से समस्या है वो हल हो सकती है। यानी कि आप पहले तो क्या करेंगे, समस्या समाधान के पहलुओं पर विचार करेंगे कि कितने पहलू हो सकते हैं। समस्या समाधान के 3 पहलू आपने समझ लिए। अब क्या करेंगे, जब आप समस्या का समाधान करेंगे तो इन विभिन्न पहलुओं को एक साथ क्या कर देंगे, संयोजित कर देंगे। तो चिंतन की विशेषता क्या है, जितने भी समस्या समाधान के पहलू है इनको एक साथ संयोजित करना। और जब भी आप इन समस्या समाधान के पहलुओं पर विचार करते हैं तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं इस विचार में आपका पूर्व ज्ञान निहित होता है। तो चिंतन की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभूति निहित होती है, पूर्व ज्ञान निहित होता है। देखिए आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो कंसेप्चुअल आ रहे हैं और साथ साथ में तथ्यों पर आधारित आ रहे हैं, कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। फैक्ट तो पूछे ही नहीं जाते हैं, फैक्ट में सिर्फ कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए तैयार रहें। तो चिंतन में पूर्व ज्ञान निहित होता है और चिंतन का उद्देश्य क्या होता है तो अभी पढ़ लिया हमने। चिंतन कहाँ से शुरू होता है, समस्या से, और इसका उद्देश्य क्या होता है तो चिंतन का एकमात्र उद्देश्य होता है समस्या समाधान। ये भी इम्पोर्टेंट, चिंतन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, किसी भी तरीके से समस्या का समाधान किया जाए। चिंतन एक प्रकार का आंतरिक संभाषण है, चिंतन एक प्रकार का आंतरिक संभाषण है। अर्थात चिंतन प्रक्रिया में आपके मन के अंदर भी कोई न कोई क्या होती है, भाषा होती है। लेकिन ये भाषा है वो किस प्रकार की होती है, अव्यक्त होती है। आप नहीं कह सकते देखो देखो वो सोच रहा है, ठीक है। अब सोच रहा है वो तो दिख सकता है आपको, लेकिन नाटक भी कर सकता है, लेकिन वो क्या सोच रहा है वह आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आंतरिक संभाषण है, और आंतरिक संभाषण का मतलब है अव्यक्त भाषा है, ठीक है, जब तक प्रकट नहीं किया जा सके। अब चिंतन है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, ये बता दिया, स्थूल से सूक्ष्म। लेकिन जब ये चिंतन चलता है तो 2 प्रकार की प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। मतलब किस पर आधारित होता है तो चिंतन है वह संश्लेषण पर भी आधारित होता है और विश्लेषण पर भी आधारित होता है। अर्थात चिंतन की प्रक्रिया में संश्लेषण भी किया जाता है और विश्लेषण भी किया जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब इतनी चीज़ें पढ़ी चिंतन की विशेषताएं, तो सारांश के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है। अगर इसको समराइज किया जाए तो बहुत इजी है। पहला बता दिया, चिंतन अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है। देखो चिंतन मानसिक प्रक्रिया तो है, लेकिन और नियरेस्ट आंसर क्या होगा, चिंतन अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है। मैं कहता हूँ इस शब्द पे बहुत ज़्यादा जोर दें। तो चिंतन एक अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन हमेशा उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित होता है। अर्थात चिंतन का कोई न कोई उद्देश्य होता है, अर्थात चिंतन उद्देश्यपूर्ण होता है। और उद्देश्यपूर्ण के साथ साथ चिंतन है वह हमेशा लक्ष्य केंद्रित होता है। उद्देश्य और लक्ष्य एक ही बात है। चिंतन हमेशा विचार युक्त होता है, चिंतन में हमेशा विचार किए जाएंगे। तो चिंतन हमेशा विचार युक्त होता है। और चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है तो चिंतन एक प्रकार की मध्यस्थ प्रक्रिया है। मध्यस्थ प्रक्रिया बता दिया, किन किन के बीच की मध्यस्थ प्रक्रिया है तो स्टिमुलस एंड रिएक्शन, इन दोनों के बीच की मध्यस्थ प्रक्रिया है। SR दोनों के मध्यस्थ की प्रक्रिया है। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, उनके बीच की नीड एंड नीड कंप्लीशन, इसके बीच की। तो
तो तीनों के बीच की ये मध्यस्थ प्रक्रिया है। चिंतन का आरंभ समस्या से होता है और चिंतन का अंत है वह समस्या समाधान से हो जाता है। अब चिंतन की परिभाषाओं की बात करें तो आपको 1000 परिभाषाएं मिल जाएंगी। और देखिए, जहाँ पे भी मनोविज्ञान में अन्य शब्द आता है जैसे गेट्स एवं अन्य, तो वो परिभाषाएं 2 या 3 मनोवैज्ञानिकों की एक साथ हो सकती है। तो यहाँ पे हम मुख्य बात करेंगे चिंतन की कौन कौन सी परिभाषा हैं, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने दी। तो सबसे पहले चिंतन की परिभाषा की बात करें, वैलेंटाइन। इसका नाम भी आपने सुना होगा, वैलेंटाइन डे का नाम नहीं, वैलेंटाइन की बात कर रहे हैं। वैलेंटाइन ने कहा था, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रृंखलाबद्ध विचार क्रिया। ये बड़ी परिभाषा है, लेकिन इसकी टैग लाइन समझ लें। आप किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। इन्हीं चिंतनों की एक श्रृंखला होगी। तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रृंखलाबद्ध रूप से आप जो विचार की क्रिया कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, चिंतन। तो आपको वैलेंटाइन की परिभाषा इन शब्दों से ही पता चल जाएगी। 3 लाइन की परिभाषा है, लेकिन इसको हमने समराइज कर दिया। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रृंखलाबद्ध विचार है, वही आपका चिंतन कहलाएगा। दूसरी परिभाषा दी थी गैरेट ने। गैरेट कई बार आता है भाई, गैरेट भी इम्पोर्टेंट है। गैरेट ने क्या कहा, चिंतन एक प्रकार का अदृश्य, यही इंपॉर्टेंट, ठीक है। या तो अदृश्य या फिर क्या है, दिखता नहीं, इसका मतलब आपका क्या है, अव्यक्त। तो देखिए, चिंतन एक प्रकार का अदृश्य या अव्यक्त व्यवहार है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अदृश्य व्यवहार है जिसमें प्रतीकों का प्रयोग कर समस्या का समाधान किया जाता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो समझे। गैरेट के अनुसार चिंतन किस प्रकार का व्यवहार है, अदृश्य या अव्यक्त, और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, प्रतीकों का। और इस प्रतीकों में उसने 3 चीज़ें बताई थी, अर्थात यही चिंतन के साधन हो गए। बिंब का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिंब के बाद किसी विचार का इस्तेमाल कर सकते हैं, और विचार के साथ साथ है प्रत्यय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात चिंतन के साधन, मनोविज्ञान में आप चिंतन के साधन पढ़ेंगे तो चिंतन के साधन है वो किसकी परिभाषा पर आधारित है, गैरेट की परिभाषा से ही निकाले गए हैं। तो गैरेट की परिभाषा में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसने चिंतन के साधन भी अपनी परिभाषा में बता दिए, और चिंतन किस प्रकार का व्यवहार है उसके बारे में भी इसने चर्चा की। तो गैरेट की परिभाषा होगी। अब गैरेट की परिभाषा के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा आती है कागन एवं हेमन की। तीसरी परिभाषा, कागन और हेमन, ये नाम पहली बार आया है मनोविज्ञान में, लेकिन चिंतन संबंधी कितनी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है वो समझे। अब इसने क्या बताया, सैम गैरेट की परिभाषा को इसने आगे बढ़ाया। इसने कहा कि एक व्यक्ति प्रतिमाओं, साधन में और बढ़ा दिया, एक व्यक्ति प्रतिमाओं के साथ प्रतीकों समप्रत्यय और उसके बाद है नियम, कोई भी नियम है, इनका प्रयोग कर या फिर अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को, इनके द्वारा अगर कोई मानसिक जोड़ तोड़ किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। तो दूसरी परिभाषा जिसमें चिंतन के साधन बताए गए वो कौन सी है, कॉगन व हेमन। पूछा नहीं जाएगा पर एक थोड़ा सा आइडिया ज़रूर याद रखें। तो कॉगन एवं हेमन ने कहा था प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यय और नियमों के मानसिक जोड़ तोड़ द्वारा कोई प्रक्रिया की जाती है, वही क्या कहलाती है, चिंतन कहलाती है। चौथी परिभाषा है रॉस की, और रॉस की परिभाषा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
यह बहुत छोटी परिभाषा है। यह क्या परिभाषा है? तो चिंतन मानसिक प्रक्रिया का, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो ये परिभाषा किसकी हो गई? रॉस की हो गई। दो परिभाषाएं और आती है, कॉलसेनिक और बूनर। छोटी छोटी परिभाषाएं ये भी। एक तो है कॉलसेनिक, कॉलसनिक भी कहते हैं इसको, अब कहना तो है नहीं आपको परिभाषा में। कॉलसनिक ने कहा, क्या कहा वो देखें। चिंतन प्रत्ययों का पुनर्संगठन है। चिंतन प्रत्ययों का पुनर्संगठन है। पुनर्संगठन है। छोटी सी परिभाषा रॉस की भी, कॉलसेनिक की भी। और ब्रूनर ने इसी परिभाषा को आगे बढ़ाया और ब्रूनर ने अपनी परिभाषा के आधार पर चिंतन के सोपान भी बताए थे। उसकी बाद में करेंगे। प्रत्ययों की प्राप्ति ही चिंतन है। अब यहाँ इसने कह दिया प्रत्ययों की प्राप्ति ही चिंतन है। प्राप्ति ही चिंतन है। तो ये तीन परिभाषाएं आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। रॉस, कॉलसेनिक और ब्रूनर, ये तीनों ने अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी थी। प्रत्ययों का पुनर्संगठन और एक है प्रत्ययों की प्राप्ति। तो प्राप्ति ब्रूनर से संबंधित है और रीऑर्गेनाइजेशन है वो कॉलसेनिक से संबंधित है। सॉरी। अब चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? ये चिंतन के प्रकार में अभी आपने फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा हो, सेकेंड ग्रेड का पेपर देखा हो और कॉलेज लेक्चरर, नेट और स्लेट, इसमें चिंतन के प्रकार के बारे में पूछा गया था। सबसे पहले चिंतन के प्रकार देने वाला व्यक्ति दो व्यक्ति थे। वह दो व्यक्ति जिम्बार्डो एवं रुक, उसके अनुसार बात करेंगे अपन। जिम्बार्डो, ये भी एक मनोवैज्ञानिक था, जिम्बाब्वे नहीं, ये जिम्बार्डो। और जिम्बार्डो के बाद आता है रुक, जिसको RUCH भी लिखा जाता है। रुच पढ़ो कि रुक पढ़ो, अब ये आप पे निर्भर करता है। इनके अनुसार चिंतन कितने प्रकार का होता है? किसके अनुसार? जिम्बार्डो एवं रुक की ही बात कर रहे हैं। तो इनके अनुसार चिंतन के दो प्रकार बताए गए थे। इम्पोर्टेंट है, समझिएगा। यही दोनों प्रकार है वो आप में कौन से पाए जाते हैं, यू कैन डिसाइड। सबसे पहला चिंतन बताया था स्वली चिंतन। स्वली चिंतन, इस स्वली चिंतन को कहा जाता है ऑटिस्टिक चिंतन या ऑटिस्टिक थिंकिंग कहलाता है। पहले नाम समझ लेते हैं। जिम्बार्डो एवं रुक ने चिंतन के दो प्रकार बताए थे, स्वली चिंतन और दूसरा बताया था यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन। स्वली चिंतन का मतलब क्या हुआ? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल कल्पनाएं कर रहे हैं आप, केवल कल्पना कर रहे हैं, इस कल्पना का कोई परिणाम नहीं निकलता, कोई परिणाम नहीं निकलता, इसका मतलब कहलाता है स्वली चिंतन। आपने सुना होगा निठल्ले लोग होते हैं, जो निठल्ले, मैं लिख देता हूँ, निठल्ले लोग, ठीक है ना, मेरी नज़र में ये निठल्ले लोग होते हैं। वो इसी प्रकार का चिंतन करते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि मैं कलेक्टर बन गया, कलेक्टर बन के गाँव में आया और गांव वालों ने यहाँ पे पूरी तालियां बजाई, मालाएं पहनाई और मेरा स्वागत किया। मैं घर पे बैठ गया, सब लोग मेरे चरणों में बैठे और मैं भाषण दे रहा हूँ। मतलब केवल कल्पना, कोई परिणाम नहीं। निठल्ले लोग अपनी मन की शांति के लिए इस प्रकार का क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। जैसे कि स्वप्न, स्वप्न चित्र जिसको बोलते हैं फैंटेसी, ये प्रश्न पूछा गया है। फैंटेसी, फैंटेसी को ही बोला जाता है स्वप्न चित्र। फैंटेसी में रहते हैं, अपनी दुनिया बनाते हैं, परियों की दुनिया, रानियों की दुनिया और भी बहुत सारी दुनिया होती है उनकी। यह लोग बिल्कुल निठल्ले होते हैं, किसी काम के नहीं होते। स्वली चिंतन इनका ही काम है। तो स्वप्न हो गया, फैंटेसी हो गया, अभिलाषा हो गया, कल्पित चिंतन हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं? स्वली चिंतन। स्वली चिंतन है वो किस लोगों का काम है? तो निठल्ले तो ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन कर्महीन जो लोग होते, जो काम में विश्वास नहीं करते, पड़े रहते घर पे, वह स्वली चिंतन कहलाता है। अब आता है यथार्थवादी चिंतन। इसका संबंध किससे है? तो वास्तविकता से, और समस्या का समाधान इसी से किया जाता है। तो इसका संबंध हमेशा वास्तविकता से होता है।
वास्तविकता से संबंध होता है और समस्या समाधान में किस प्रकार का चिंतन काम करता है, यथार्थवादी चिंतन। तो समस्या समाधान में किस प्रकार का चिंतन काम आता है, यथार्थवादी। कौन सा चिंतन है वो वास्तविकता से संबंधित होता है, यथार्थवादी। कौन सा चिंतन है वो केवल कल्पना से संबंधित होता है, ऑटिस्टिक थिंकिंग यानी कि स्वलिक चिंतन। आपको रियलिस्टिक थिंकिंग करनी है, मतलब जो वास्तविकता है उससे रूबरू होना है। मान लीजिए आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है तो आपको भागना पड़ेगा, सही निर्णय यही है। वास्तविकता को आपको बिल्कुल स्वीकारना होगा। आप वहाँ सपने देखने बैठ जाए कि एक कुत्ता दौड़ रहा है तो मैं एक राजा हूँ, मेरे पास 10 बंदूकें, आने दो मैं गोली मार दूंगा, नहीं चलेगा। चिंतन ये यथार्थवादी वास्तविकता से संबंधित होता है और समस्या समाधान में यही काम आता है। जैसे कि दूसरा है, आप फेल क्यों हुए। आप फेल क्यों हुए, अभी तो हुए नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम आपने कोई दिया नहीं है, लेकिन आपके 90 से कम अंक आए। इसके बाद आप कहो कि भरतपुर में, सीकर में और झुंझुनू में पेपर आउट हो गया और अपने यहाँ तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो कोई नकल करने नहीं देता है। अर्थात आप कल्पनाएं कर रहे हैं, आप पढ़े नहीं, आपकी पढ़ाई बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं थी, आपके पढ़ने का तरीका गलत था। अगर इस प्रकार से आप सोच रहे हैं तो यथार्थवादी चिंतन है। अब ये यथार्थवादी चिंतन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे मेन चिंतन जिनके नाम आप सुन चुके हैं वह यही चिंतन में आएंगे। जब से सबसे पहला है यह अभिसारी चिंतन, बिल्कुल नाम सुना होगा, अभिसारी चिंतन होता है। दूसरा होता है अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन जिसी को सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। और तीसरा होता है आलोचनात्मक चिंतन। बिल्कुल आपको याद रखने ये तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट है वो किससे संबंधित है, यथार्थवादी चिंतन। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और एक कौन सा आता है, आलोचनात्मक चिंतन। तीनों का संबंध है वह यथार्थवादी चिंतन से है। अभिसारी चिंतन का मतलब क्या है, तो अगर आप पूर्व ज्ञान के आधार पर, केवल पूर्व ज्ञान या फिर आपके पास कोई संचित ज्ञान है या फिर अनुभव है, उनका प्रयोग कर, तीन चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, संचित ज्ञान, पूर्व ज्ञान या फिर पूर्व अनुभव के आधार पर आप सोच रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, अभिसारी चिंतन। कुछ नया नहीं सोच रहे, फिर भी सोच तो रहे हैं। जैसे कि आपको 2+2 दिया जाए तो आपने 4 बता दिया, इसका मतलब ये पूर्व ज्ञान है, संचित अनुभव है, पूर्व अनुभव है। तो अभिसारी चिंतन किस पर आधारित होता है, पूर्व ज्ञान, संचित ज्ञान और पूर्व अनुभव। इनका प्रयोग कर अगर आप समस्या समाधान करते हैं, समस्या समाधान करते हैं तो आपने किस चिंतन का प्रयोग किया, अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब क्या है, कुछ नया या मौलिक या लीक से हटकर सोचना। अगर व्यक्ति कुछ नया सोचता है, अब इसकी बात कर ली थी अपन सृजनात्मकता में, कुछ मौलिक सोचता है या कह सकते हैं लीक से हटकर सोचता है, लीक से हटकर सोचता है, आपने कोई नया आइडिया दिया तो ये अपसारी चिंतन है। आलोचनात्मक चिंतन पूछा गया है, आप किसी व्यक्ति के गुण या दोष, इन दोनों के आधार पर, गुण दोष को जोड़कर या फिर कह सकते हैं विश्लेषण कर, किसी चीज़ का विश्लेषण करना है, किसके आधार पर, उस चीज़ के गुण और दोष के आधार पर विश्लेषण कर अगर आप चिंतन कर रहे हैं तो यह क्या कहलाएगा, आपका आलोचनात्मक चिंतन। जैसे मैं आपको कहूँ कंप्यूटर का प्रयोग क्या करना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं, कुछ कहेंगे करना चाहिए, यानी कि कुछ लोग गुण भी बताएंगे, दोष भी बताएंगे। तो गुण एवं दोषों का विश्लेषण कर अगर आप चिंतन कर रहे हैं या समस्या समाधान कर रहे हैं तो ये आलोचनात्मक चिंतन की श्रेणी में आएगा। तो ये जिम्बार्डो एवं रुक के द्वारा जो बताए गए थे चिंतन के प्रकार, उनकी व्याख्या कर रहे हैं। अब सामान्य चिंतन और कितने प्रकार के होते हैं जो मनोविज्ञान में हर जगह मिलेंगे, और प्रकार की बात करेंगे। अभी जो प्रकार की बात की वो किसके थे, केवल जिम्बार्डो एवं रुक के थे। अब ओवरऑल चिंतन के प्रकार की बात करें तो ओवरऑल चिंतन के प्रकार में सबसे पहला आता है प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन। प्रत्यक्ष, और इसी के साथ हम लिख देते हैं, हम का मतलब मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे, ठीक है।
प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन। और इसी प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन को कहा जाता है मूर्त चिंतन कहा जाता है। अब आपको ये मूर्त चीज़ देखते ही आपको समझ में आ गया। प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन का मतलब है देखी हुई वस्तु के बारे में विचार करना, बिना देखी हुई नहीं, अर्थात आपने जो देखा है उसके बारे में ही विचार कर रहे, तो ये प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन होता है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। यह चिंतन का सबसे सरलतम रूप है, चिंतन का सबसे सरलतम रूप है। इस सरलतम रूप को कह सकते हैं चिंतन का सबसे निम्न स्तर है। यह सबसे निम्न स्तर का चिंतन माना जाता है। पहला, चिंतन का सरलतम रूप, चिंतन का सबसे निम्न स्तर माना जाता है। इसका संबंध किससे होता है, अर्थात इस प्रकार के चिंतन का आधार क्या होता है, किस आधार पर ये चिंतन करते हैं, तो केवल मूर्त वस्तुओं के प्रति प्रत्यक्षीकरण। इसका आधार क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण। और प्रत्यक्षीकरण जो केवल दो चीजें लिख रहा हूं, केवल मूर्त वस्तुओं के प्रति होता है, मूर्त वस्तुएं या फिर मूर्त क्रियाओं के प्रति होता है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण का संबंध किससे होता है, मूर्त वस्तु या मूर्त क्रियाओं के। अब प्रत्यक्षीकरण जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, संवेदना। इसलिए प्रत्यक्षीकरण के साथ एक शब्द जोड़ सकते हैं, यह मनुष्य की संवेदना की अनुभूति है। दोनों ही, प्रत्यक्षीकरण भी और प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन भी मनुष्य की संवेदना की अनुभूति है। तो संवेदना की अनुभूति केवल है वह किससे होती है, प्रत्यक्ष चिंतन, प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन। और इसका मतलब हो गया अपनी पूर्व अनुभूति के आधार पर, अपनी पूर्व अनुभूति के आधार पर, आपने पहले जो देखा है या आपने पहले जो किया है, पूर्व अनुभूति के आधार पर अगर आप संवेदना को व्यक्त करते हैं, संवेदना को व्यक्त करते हैं, तब ये कौन सा चिंतन कहलाएगा, मूर्त चिंतन कहलाएगा। और हमेशा यह वास्तविक विषयों पर आधारित होता है, वास्तविक विषयों पर आधारित होता है, केवल उसके सामने जो भी है उस पर ही आधारित होता है। इसको बिल्कुल ध्यान रखें। अब छोटे बच्चे होते हैं, इसमें इसी प्रकार का चिंतन पाया जाता है। जब एक बच्चा है, उसको माँ दूध पिला रही है, अब उसके पिताजी आ गए, वो बच्चा रोने लग गया, तो माँ कहती है अरे भाई थोड़ी देर छुप जाओ, पीछे उस कमरे में चले जाओ, इस टेबल के पीछे आप बैठ जाओ। तो बच्चा है वो अपने पिता को कुछ देर के लिए भूल जाता है, मतलब जब तक सामने है, प्रतिमा है, काम करेगा। तो पहला चिंतन प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन या मूर्त चिंतन, इसकी इतनी विशेषता है, बिल्कुल याद रखना है। ये पूछा गया है अपनी पूर्व अनुभूति के आधार पर संवेदनाओं का व्यक्त करना किस प्रकार का चिंतन है, तो ये मूर्त चिंतन है। दूसरे प्रकार का चिंतन आता है वह है संप्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। संप्रत्यात्मक, समप्रत्यात्मक के साथ आएगा दूसरा, इसका नाम आएगा अमूर्त चिंतन। संप्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन, इसके बारे में आपको 4-5 लाइनें बिल्कुल याद रखनी है। इस चिंतन में किसका प्रयोग किया जाता है, देखिए कुछ टर्म है उसको आपको याद रखना है। सामान्यीकृत विचारों का उपयोग, सामान्यीकृत विचारों का उपयोग, विचारों का उपयोग। अब सामान्यीकृत विचारों का उपयोग का मतलब क्या होता है वो समझ लें। अब संप्रत्यात्मक चिंतन है, उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसमें भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब यहाँ मान लीजिए कुत्ता कहा गया, कुत्ता कहते आपका कुत्ते का चित्र आपके दिमाग में आ गया तो ये मूर्त चिंतन कहलाता है। लेकिन कुत्ता कहते ही कुत्ते से संबंधित आपका कोई भी पहले का व्यवहार हो, मतलब आप कुत्ते जैसे ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन कुत्ते ने आपको काटा, कुत्ता आपके पीछे दौड़ा, ये सारी चीज़ें आ जाएं तो यह चीज़ क्या कहलाती है, अमूर्त चिंतन कहलाती है।
इसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था खोज एवं आविष्कार में। खोज एवं आविष्कार में किस चिंतन का प्रयोग होता है? तो खोज एवं आविष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार के चिंतन की होती है? खोज एवं आविष्कार में आपको अमूर्त चिंतन करना होता है, तो इसका मतलब संप्रत्यात्मक अमूर्त चिंतन है वो खोज में और आविष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है तीसरा, विचारात्मक या तार्किक चिंतन। विचारात्मक, और इसी को बोला जाता है लॉजिकल थिंकिंग, और हम कह सकते हैं तार्किक चिंतन। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, अब देखें इसका संबंध उच्च स्तर के चिंतन से है, तो यह चिंतन का सबसे उच्च स्तर है। सबसे निम्न स्तर कौन सा हो गया? प्रत्यक्ष बोधात्मक स्तर। चिंतन का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तीसरा भाग, वो कौन सा है? विचारात्मक चिंतन या तार्किक चिंतन। इसके बारे में आपको कितने पॉइंट याद रखने हैं तो आपको समझना है, यह लक्ष्य आधारित होता है। यह चिंतन हमेशा लक्ष्य आधारित होता है। लक्ष्य आधारित होता है अर्थात आपका संबंध वो सरल समस्याओं से नहीं होता। यह अगर आपके सामने कोई जटिल समस्या आ जाए तभी होता है, तो इसका संबंध जटिल समस्या से होता है, हमेशा जटिल समस्या से होता है। और यह तर्क आधारित होता है। अब देखिए, सबसे पहले विटेकर ने कहा था कि समस्या समाधान व्यवहार है, लेकिन तार्किक चिंतन में आपको एक चीज याद रखनी, यह चिंतन तर्क आधारित होता है। यह चिंतन तर्क आधारित होता है। तर्क आधारित होता है, इसका मतलब इसमें प्रयास एवं भूल का कोई स्थान नहीं है। इम्पोर्टेंट, इस चिंतन में प्रयास एवं भूल का कोई स्थान नहीं है। इस चिंतन में व्यक्ति प्रयास एवं भूल का उपयोग नहीं करता है। अब यहाँ एक वर्ड आया है तर्क। इस तर्क के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? तो तर्क कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बता रहे हैं। अगर तर्क को बांटें, क्योंकि यहाँ तर्क शब्द आया है इसलिए तर्क की बात करेंगे। ये प्रश्न CTET जो लास्ट जुलाई में हुआ था इसमें पूछा गया है। तर्क दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, और दूसरे प्रकार का तर्क होता है निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क, जब आगमन विधि और निगमन विधि आप जब पढ़ेंगे तो ये दोनों ही तर्क आप पढ़ेंगे। आगमनात्मक तर्क का मतलब है किसी सिद्धांत पर पहुंचना, उदाहरणों का उपयोग कर किसी सिद्धांत पर पहुंचना, यह कहलाता है आपका आगमनात्मक तर्क। और तार्किक चिंतन में दोनों ही तर्क प्रयोग में आते हैं। और दूसरा हो गया निगमनात्मक तर्क, सिद्धांत के आधार पर किसी कथन की जांच करना। सिद्धांत के आधार पर किसी कथन की जांच करना, किसी कथन की जांच करना, यह कहलाता है निगमनात्मक तर्क। दोनों ही तर्क की अपनी अपनी विशेषता है। जब आप उदाहरणों से किसी सिद्धांत पर पहुंचते हैं तो आपने आगमनात्मक तर्क का प्रयोग किया, और आप सिद्धांत से किसी तथ्य की कथन की जांच करते हैं तो ये निगमनात्मक तर्क हो गया। बिल्कुल, आप इसको वीडियो जो देखते वक्त अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस एक एप्रिसिएशन है। दूसरा, अगर कोई एक मिस स्पीच हो जाता है, बीच में कोई गलत बोला जाता है, तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें देख लीजिएगा, हम वहाँ नोट करके एक लिख देते हैं। हो सकता है मानवीय भूल हो सकती है बोलते वक्त, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क, इसको उदाहरण से कैसे समझें, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोहन जीवित प्राणी है। मोहन जीवित प्राणी है। मोहन जीवित प्राणी है और मोहन एक दिन मर जाएगा। पहला देखिए लाइन, मोहन एक जीवित प्राणी है, मोहन मर जाएगा। गाय एक जीवित प्राणी है, गाय क्या हो जाएगी? मर जाएगी। मान लीजिए खरगोश है, खरगोश जीवित प्राणी है, खरगोश है वह भी मर जाएगा। अर्थात यहाँ पे सब में जीवित प्राणी है, मर जाएगा, जीवित प्राणी है, मर जाएगा।
मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा और देखने के बाद आपने क्या किया, एक सिद्धांत बता दिया कि सभी जीवित प्राणी मरणशील होते हैं। सभी जीवित प्राणी मरणशील होते हैं। अब ये जो आपने सिद्धांत बता दिया कि जो जीवित है वो मरेगा, अर्थात आपने किस तर्क का प्रयोग किया, आगमनात्मक तर्क का। तो इस प्रकार से किसी सिद्धांत पर पहुंचना है वो आगमनात्मक तर्क कहलाता है। और आगमनात्मक तर्क के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ध्यान रखिए 3 क्रियाएं हैं। निरीक्षण, सबसे पहले निरीक्षण के बाद प्रयोग, और प्रयोग के बाद तीसरा आता है सामान्यीकरण। ये आगमनात्मक तर्क से 3 तथ्य संबंधित हैं। आगमनात्मक तर्क का क्रमानुसार इसके अनुसार किया जाता है। तो आगमनात्मक तर्क के साधन पूछा जाए, आगमनात्मक तर्क के साधन पूछा जाए तो निरीक्षण, प्रयोग और क्या है, सामान्यीकरण है। अब मान लीजिए निगमनात्मक तर्क की बात करें तो सभी प्राणी मरणशील हैं, सभी प्राणी मरणशील है। अब ये उल्टा हो गया, जो वहाँ लास्ट में था वह यहाँ फर्स्ट में आ गया। अब ये क्या हो गया, एक सिद्धांत हो गया। अब इस सिद्धांत से कुछ कथनों की जांच करते हैं। सभी प्राणी मरणशील है। अब मैं कहूँ गाय एक प्राणी है, गाय एक प्राणी है। अब गाय एक प्राणी है, इसका मतलब क्या हो गया, गाय मरेगी, ठीक है ना। अब आपने इस कथन की जांच की कि सभी प्राणी मरणशील हैं। अब आपने गाय को प्राणी बता दिया, तो प्राणी है तो मरेगा, अर्थात गाय अवश्य मरेगी। ये आपने इस कथन की जांच की। अब अगला है सभी गायें दूध देती है। अगर मैंने ऐसा कह दिया सभी गायें दूध देती है। अब मोहन के पास एक गाय है। अब यहाँ गाय है वो दूध देती है और मोहन के पास गाय है, तो डेफिनेटली यह भी दूध देगी, यह भी दूध देगी। तो यह कथनों की जांच कर रहे हैं। तो सिद्धांत के आधार पर कथनों की जांच करना निगमनात्मक तर्क है और सिद्धांत की खोज करना वो आगमनात्मक तर्क है। अब आगमन निगमन विधि जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा सूचना प्राप्त करेंगे, शिक्षण विधियाँ हम लेंगे इसके बाद में। तो यहाँ पे निगमनात्मक तर्क में ऐसा होता है, सत्य हो सकता है, आंशिक सत्य हो सकता है। इस प्रकार के अगर कथन आते हैं, सत्य असत्य, जैसे कि सभी गायें दूध देंगी ही, तो ज़रूरी नहीं है, कुछ गाय दूध नहीं देती है। गाय होना दूध देने से संबंधित नहीं है, गाय दूध देती है, लेकिन गाय हमेशा दूध दे वो ज़रूर नहीं है। तो सत्य असत्य निगमनात्मक तर्क में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीसरे प्रकार का चिंतन जो तर्क आधारित होता है। और चौथे प्रकार का चिंतन है, उसके बारे में एक लाइन पूछी गई थी, वह है कल्पनात्मक चिंतन। यह लगभग स्वलीय चिंतन के आसपास ही होता है, लेकिन इसका स्वरूप थोड़ा सा भिन्न होता है। कल्पनात्मक चिंतन का मतलब ये हो गया पूर्व अनुभव आधारित, पूर्व अनुभवों के आधार पर, ऐसा भी कह सकते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर, ठीक है। पूर्व अनुभव के आधार पर अगर आप भविष्य के बारे में सोचें या भविष्य के बारे में कल्पना करें या भविष्य के बारे में सोचें, तो वह कहलाता है कल्पनात्मक चिंतन, या पूर्व अनुभव के आधार पर भविष्य के बारे में सोचना। और इस चिंतन की मुख्य विशेषता है, इस चिंतन में भाषा का प्रयोग नहीं होता। ये लाइन आपको याद रखनी है, भाषा का प्रयोग नहीं होता, केवल विचारों का ही प्रयोग होता है। जैसे कि आपके माता पिता हैं, वह अक्सर बाजार जाते हैं और जब भी बाजार से घर लौटते हैं तो आपके लिए बिस्किट लाते हैं या चॉकलेट लाते हैं या कुछ फ्रूट्स लाते हैं। यह आपका एक अनुभव हो गया कि आपके माता पिता 3-4 बार बाजार गए और 3-4 बार ही बिस्किट लाए। अब आज आपके माता पिता बाजार गए हैं, आज गए हैं, तो आपका पूर्व अनुभव हो गया कि माता पिता बाजार गए हैं तो मेरे लिए आज भी बिस्किट लाएंगे। मतलब आपने क्या कर दिया, भविष्य की कल्पना कर दी। आजकल माता पिता लाते कि नहीं लाते हैं, आपके माता पिता अब तो नहीं लाते होंगे क्योंकि आप रीढ़ की तैयारी कर रहे हैं ना, आपके लिए बिस्किट लेके आए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। यहाँ 2 लाइनें ही याद रखनी है
पूर्व अनुभव आधार पर या पूर्व अनुभव आधारित भविष्य के बारे में कथन है वह कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है और इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। तो ये चिंतन के 4 प्रकार और जिम्बार्डो और रुक के अनुसार चिंतन के 2 प्रकार, उसमें भी 3 प्रकार हमने पढ़ लिए थे। बिल्कुल याद रखना है कौन कौन से थे, ये सब याद रखना है। इस स्लाइड के बारे में आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब आता है चिंतन के साधन। किस किस प्रक्रियाओं द्वारा चिंतन किया जा सकता है। तो चिंतन के साधन शॉर्ट में याद रखने हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न है वह बहुत छोटे स्तर पर पूछे जाते हैं। चिंतन के साधन में सबसे पहला आता है बिंब, क्योंकि हमने एक परिभाषा पढ़ी थी, कौन सी, कॉगन वाली, उसमें साधन बताए थे बिंब। बिंब का मतलब क्या होता है वो समझ लें। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव है वह क्या कहलाता है, बिंब कहलाता है। अर्थात इसका संबंध किससे होता है यह आपको याद रखना है। तो यहाँ संबंध किससे होता है, केवल संवेदना से होता है। प्राप्त अनुभव है वह वास्तविक वस्तु भी हो सकती है, वास्तविक होगी यहाँ पे, या तो बिंब वास्तविक वस्तु हो सकती है या फिर कोई वास्तविक अनुक्रिया हो सकती है या वास्तविक क्रिया हो सकती है। जैसे कि आपके दिमाग में सेव शब्द आया यानी कि एप्पल, एप्पल आते ही उसका स्वाद भी दिमाग में आ जाएगा। हो सकता है आपने खाए हो एक बार एप्पल, उसमें कीड़े निकले हो, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी, ये कहलाता है बिंब। तो बिंब का संबंध किससे होता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव। दूसरा है समप्रत्यय। समप्रत्यय यह भी चिंतन का साधन है। समप्रत्यय का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु या क्रिया को किसी सामान्य विशेषता का प्रतिनिधित्व करना, क्रिया के बारे में सामान्य विशेषता का प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व करना मतलब विचार मात्र से ही आप सामान्यीकरण कर लें, इसका मतलब ये कहलाता है कंसेप्ट। जैसे कि आप किसी होटल में खाना खा रहे हैं और खाना खाते वक्त आपके बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं और ऊपर से एक मरी हुई छिपकली है वो इस थाली में गिरी, बहुत सारी 3-4। अब आप इस समय इस खाने को खाएंगे, यही विचार आपके ओ छी छी ऐसा कुछ बोलेंगे आप, यह सिर्फ विचार मात्र से हुआ, यह संप्रत्यय कहलाता है। तीसरा साधन है चिंतन का प्रतीक। इसको प्रतीक या चिन्ह भी बोल सकते हैं। प्रतीक और चिन्ह का मतलब क्या है वो समझ लें। प्रतीकों के प्रति अभिव्यक्तियाँ या प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियाँ, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति आप जो भी करते हैं या प्रतीकों के प्रति अभिव्यक्ति करते हैं वो प्रतीक या चिन्ह होता है। जैसे कि ट्रैफिक लाइट है, इसमें 3 लाइटें होती है, ग्रीन, रेड और येलो। आप किस प्रकार से क्रिया करते हैं। स्कूल की घंटी, स्कूल की घंटी बजी, स्कूल जाना है या स्कूल छोड़ना है, ये कहलाता है प्रतीकात्मक। चौथा होता है भाषा, चिंतन का साधन है बिल्कुल। यह संकेतात्मक भी हो सकती है और संकेतात्मक के साथ भाषा है वह शाब्दिक भी हो सकती है। इसके बाद है प्रतिमा। तो ये चिंतन के साधन हो गए, बिंब, संप्रत्यय, प्रतीक, चिन्ह, भाषा, प्रतिमा। लेकिन साधनों का किसी ने वर्गीकरण नहीं किया है, इसलिए साधन आपको याद रखने, इतने साधन होते हैं, कौन सा एक साधन नहीं है तो पूछा जा सकता है। भाषा भी एक साधन है, इसको ज़रूर याद रखें। तो ये भाषा थोड़ा सा अलग है, तो भाषा को आपको बीच में जोड़ देना है। अब चिंतन कैसे किया जाता है, यानी कि चिंतन के सोपान। चिंतन के सोपान कौन कौन से चरण में, चिंतन के कौन कौन से चरण होते हैं चिंतन में। आप सोचते हैं तो किस प्रकार से सोचते हैं, इसमें सबसे पहले 3 नाम अपन बताएंगे, जिसमें 2 नाम तो आपको परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, ह्यूजोस, ब्रूनर और पियाजे। तीनों ने ही लगभग एक जैसा ही सोपान बताए थे। चिंतन के कुल मिला के कितने सोपान होते हैं, 4 सोपान होते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना है, चिंतन के 4 सोपान होते हैं। किसके अनुसार, तो एक है ह्यूजेज के अनुसार या ह्यूजोज के अनुसार, ह्यूजोज के अनुसार, हजेज भी लिखते हैं इसको। और दूसरा आपको पढ़ना है ब्रूनर के अनुसार। दोनों के अनुसार चिंतन के 4 ही सोपान हैं। ह्यूजोज ने क्या बताए थे वो देखना।
पहला है समस्या का सही आकलन, क्योंकि चिंतन कहाँ से शुरू होता है? समस्या से। तो सबसे पहला काम करना है समस्या का सही आकलन करना। पहले तो आपको समस्या का आकलन करना है, ये पहला सोपान हो गया। समस्या का आकलन करने के बाद समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन करना है। तथ्यों का संकलन करना है। तथ्यों का संकलन करने के बाद उन तथ्यों का संश्लेषण और विश्लेषण कर निष्कर्ष पर पहुंचना। निष्कर्ष पर पहुंचना, देखिए परीक्षा में ये सोपान पूछे जा सकते हैं। निष्कर्ष पर पहुंचना, और निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद उस निष्कर्ष का क्या करना है? परीक्षण करना है। निष्कर्ष का परीक्षण करना। तो ये जो 4 सोपान दिए थे वो ह्यूजेस ने दिए थे। अब इन्हीं 4 सोपानों से मिलते जुलते सोपान दिए थे ब्रूनर ने। ब्रूनर के अनुसार यही 4 सोपान के नाम थोड़े से परिवर्तित कर दिए। समस्या का सही आकलन है, उसको ब्रूनर ने नाम दिया चयन। बस इतना ही नाम दिया, समस्या का चयन यूँ नाम नहीं दिया। समस्या के चयन के बाद है प्राप्ति, यानी कि तथ्यों की प्राप्ति करनी है आपको। प्राप्ति हो गया। प्राप्ति के बाद निष्कर्ष पर पहुंचना, इसका मतलब हो गया यहाँ पे प्रत्यय निर्माण। निष्कर्ष पर पहुंचना का मतलब क्या हो गया? प्रत्यय निर्माण। और प्रत्यय निर्माण के बाद है आपने जो निष्कर्ष निकाला वो आपके लिए क्या हो गई? संभावना। और इस संभावना का आप प्रयोग करें तब ये क्या कहलाता है? आपका निष्कर्ष का परीक्षण। तो लगभग दोनों ने 4 ही पॉइंट दिए थे, सोपान दिए थे, और चारों ही लगभग सेम थे। ब्रूनर ने सिर्फ क्या किया? इनके नाम बदल दिए। और प्रत्यय शब्द 2 मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा में आता है, प्रत्ययों का पुनर्संगठन और प्रत्ययों की प्राप्ति। अब कोई भी चिंतन होता है उसके लिए कितने आवश्यक तत्व होते हैं? चिंतन के लिए आवश्यक तत्व, ये प्रश्न भी मेरी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 3 आवश्यक तत्व है। एक तो होना चाहिए आपके पास ज्ञान, यानी कि अधिगम होना चाहिए। चिंतन के लिए अधिगम का होना ज़रूरी है। आप जो सोच रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का होना ज़रूरी है। और पूर्वानुमान की विशेषता। पूर्वानुमान की विशेषता मतलब आप जिन तथ्यों के बारे में सोच रहे हैं उनके क्या परिणाम हो सकते हैं, पूर्वानुमान लगाने की योग्यता या विशेषता। तो चिंतन के आवश्यक तत्व ये सोपान है 4, लेकिन चिंतन के आवश्यक तत्व कितने हैं? 3, अधिगम, क्रमबद्धता और पूर्वानुमान की योग्यता। तो ये चिंतन के सोपान हो गए। अब चिंतन के बारे में 3 लाइनें आपको याद रखना है। चिंतन भाषा अभिव्यक्ति की आधारशिला है। 3 लाइनें मैं लिख रहा हूँ। जो आप चिंतन कर रहे हैं, चिंतन भाषा अभिव्यक्ति की आधारशिला है। मतलब आपकी विचार ही है या आपका चिंतन ही है, वही भाषा के रूप में आउटकम होता है। तो चिंतन भाषा अभिव्यक्ति की आधारशिला है। ये प्रश्न पूछा गया है। भाषा अभिव्यक्ति की आधारशिला किसे कहा गया है? तो भाषा अभिव्यक्ति की आधारशिला किसे कहा गया है? चिंतन को कहा गया है। दूसरा, ज्ञान चिंतन का प्रमुख आधार स्तंभ है। ज्ञान चिंतन का प्रमुख आधार स्तंभ है। प्रमुख आधार स्तंभ है, ये भी आपको याद रखना। चिंतन का आधार स्तंभ किसे माना गया? ज्ञान। ज्ञान के बिना आप चिंतन भी नहीं कर सकते। तो भाषा अभिव्यक्ति की आधारशिला चिंतन है और चिंतन का आधार क्या है? ज्ञान है। ठीक है। अब मान लीजिए आपको समस्या का ज्ञान हुआ। समस्या का ज्ञान हुआ और समस्या का ज्ञान होते ही आपने क्या किया? समस्या समाधान की खोज। समस्या का ज्ञान होते ही समस्या समाधान की खोज की जाती है। और जब समस्या समाधान की खोज की जाए तो एक प्रोसेस चलता है, यानी कि एक प्रक्रिया होती है। और यही सब प्रक्रिया अंततः मिलकर किसका निर्माण करती है? अधिगम प्रक्रिया का निर्माण करती है। अर्थात चिंतन के द्वारा हमेशा क्या होता है? अधिगम होता है। तो चिंतन के द्वारा अधिगम प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो देखिए चिंतन का उत्पाद क्या होता है? प्रश्न ये समझे।
चिंतन का उत्पाद क्या होता है? तो चिंतन में आप हमेशा समस्या समाधान करेंगे और चिंतन का उत्पाद क्या होता है? अधिगम होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न, चिंतन का उत्पाद हमेशा अधिगम होता है या खोज हो सकती है? तो तीन चीजें हैं। भाषा की अभिव्यक्ति का आधार क्या होता है? चिंतन। चिंतन का आधार क्या होता है? ज्ञान। और चिंतन का उत्पाद क्या होता है? अधिगम होता है। ये तीन प्रश्न आपको याद रखने हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसी के साथ आपका जो चिंतन टॉपिक था वह समाप्त हुआ। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।